बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं यासर गिलानी साहब, लाहौर से इलेक्शन लड़े थे पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर। इनसे रुदाद पूछेंगे। कहानियाँ सिर्फ मिलती जुलती हैं। जब भी हम किसी भी इस किस्म के कैंडिडेट की बात करते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं, तो इंटरव्यू करने और बात को करने का मकसद ये होता है कि कितनी मिलती जुलती कहानियाँ हैं, लेकिन इनको क्या ये किसी भी अदालती फोरम पर या इलेक्शन कमीशन के किसी फोरम पर इनको एड्रेस किया जा सकेगा, ये सवालात छोड़े जा रहे हैं। हम समझेंगे कि इनका केस है क्या, लाहौर के कौन से हल्के किससे थे, मुकाबले में कौन जीता है, कितने वोट पड़े, इनका केस क्या है। जी यासर गिलानी साहब बताएं कि क्या, एक तो आप थोड़ा सा बताएं, अपना तारुफ करा दें, कौन से हल्के से हैं आप और कौन आपके मद्दे मुकाबल था, जीता कौन है, आप क्यों क्लेम कर रहे हैं कि आप जीते हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। सैयद मोहम्मद यासर गिलानी, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अदना सा वर्कर हूँ। 1997 से मैं तहरीक इंसाफ का वर्कर हूँ और मेरा एक ही गोल है, रूल ऑफ लॉ इस कंट्री के लिए। मैं बाकायदा तौर पे सोच समझ के पॉलिटिक्स कर रहा हूँ और सिर्फ इस मकसद के लिए कि इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी हो, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, इमरान खान साहब ने मुझे टिकट दिया है, निशान आपको पता है हमारा मुख्तलिफ था, लोगों ने वोट डाला। लोगों के मैंडेट को जब इन्होंने ख़त्म किया गया, और आप क्योंकि अदालत को कवर करते हैं तो हमारे आइन को, जो आइन के तहत अदालतें भी काम करती हैं, इन्हीं नुमाइंदों ने जाके कानून साजी करनी है जिसके ऊपर जजेस ने भी फैसले देने हैं। यासर गिलानी साहब बड़ा टू द पॉइंट। सर एक पॉइंट मैं बता के शुरू करूं कि जो आइन शुरू होता है कि अल्लाह हाकमियत अल्लाह की है और उसके बाद इक़्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का है। ये सारी बिल्डिंग इस पे खड़ी होती है। हल्का कौन सा हमारा हल्का पीपी 145 है, ठीक है, लाहौर का पहला हल्का है। ठीक है। समीउल्लाह खान पीएमएलएन बैक कैंडिडेट थे, शेर के निशान पे वो मेरे मुकाबल थे। समीउल्लाह खान साहब कौन है? समीउल्लाह खान जो अज़मा बुखारी के खावंद है, ठीक है। वो यहाँ से इलेक्शन लड़े पीपी 145 से मेरे मुकाबले में। 168 पोलिंग स्टेशन थे मेरे पास। ये 168 सारे के सारे पोलिंग स्टेशन पे फार्म 45 जो यहाँ पे बने, अच्छा ये फार्म 45 है सारे, ये मुकम्मल है, फार्म 45 है पूरे तमाम के तमाम। अच्छा। इनके मुताबिक मेरी 40,578 मेरे वोट हैं, 6,139 की लीड है। ठीक है। हुआ ये है, जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब आरओ ऑफिस में रिजल्ट ये पहुंचने शुरू हुए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने काम आगे बढ़ते हैं। मैं ये कैसे ये जो है वो मान लूं कि ये ओरिजिनल फॉर्म 45 देखें, दो चीजें, एक तो ओरिजिनल हमारे पास सेव है, हमने ईसीबी में कॉपी जमा करवाई है, यहाँ पे साइन है, अंगूठा है हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, और वहाँ पे अक्सर जगहों पे जो फॉर्म हमारा सेकंड फॉर्म होता है उसके ऊपर कैंडिडेट्स के जो साथ पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनके दस्तखत हैं। जो जो वहाँ के सियासी जमात के वहाँ पे होंगे उनके ऊपर अक्सर के दस्तखत होते हैं, जहाँ पे जो उन्होंने प्रिजाइडिंग पोलिंग एजेंट्स जो होते हैं उनके दस्तखत लिए होते हैं साथ साथ, तो मेजोरिटी के ऊपर वो दस्तखत भी मौजूद है। तो ये ओरिजिनल है, ये अंडर ओथ भी हम कह रहे हैं, हमने सबमिट भी करवा दिया। अगर फेक होगा तो फॉर्जरी का लॉ कानून सजा हमें भुगतनी पड़ेगी, हम उसके लिए तैयार हैं, ये 100% श्योर बात है। अच्छा, अब ये चीज़ हुई कि हुआ क्या, जब आरओ के पास रिजल्ट्स पहुंचना शुरू हुए तो कुछ ऐसी कुव्वतें उनके पास पहुंच गई जिन्होंने कहा ये रिजल्ट चेंज करना है, और आरओ कंप्रोमाइज से, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स नहीं। अच्छा। इसमें एक बहुत आरओज ने क्या किया, उनको कोई नए उन्होंने। अच्छा, ये टाइमलाइन थोड़ी सी मुझे बता दें कि आपके जो फॉर्म 45 हैं उनके मुताबिक आपके वोट कितने हुए? मेरे वोट 40,578 है। और उनके आप कहते हैं 34,500 उनके हैं। और अभी उनके कितने? अभी उनके 40,000 हो गए हुए हैं। हाँ। और मेरे उन्होंने 42,000 हो गए उनके। हाँ। 42,000 34 से 42, और मेरे उन्होंने 38,262 कर दिया। अच्छा, वो पीछे कर दिया, मुझे 4,000 से उन्होंने कम कर दिया, हरा दिया। अच्छा, अब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वाली बात आप अब असल चीज़ ये है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जब वहाँ पर रिजल्ट बनाया है, इलेक्शन कमीशन ने एक सिस्टम बनाया था आरएमएस, ठीक है, वो बड़ा उस पर धूम रही कि बड़े पैसे लगा के लगाया गया, उसे नेट तो बंद कर दिया गया, लेकिन उसकी एक फीचर है कि अगर नेट बंद भी कर दिया जाए तो वो काम करेगा, उसके कम से कम जो बेसिक कोऑर्डिनेट्स हैं वो काम करेंगे। ठीक है। अब 168 बिल्डिंग हैं जो कि हल्के में मुख्तलिफ जगहों पे थी, हर बिल्डिंग के कोऑर्डिनेट मुख्तलिफ हैं, लोकेशन मुख्तलिफ है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जब नतीजा बना के साइन किया, उसने उस कोऑर्डिनेट से अपने स्कूल से पिक्चर ली, उसने पिक्चर अपलोड कर दी रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। जब उसने अपलोड कर दी, नेट तो नहीं चल रहा था, लेकिन जब एट द टाइम ऑफ टेकिंग पिक्चर वो कोऑर्डिनेट उसके ऊपर रिकॉर्ड हो गए हैं। ये जब कभी भी ऑडिट होगा, किसी भी जगह पे जेन्युइन जुडिशियल ऑडिट होगा, ये सारे के सारे पकड़े जाएंगे। और जहाँ जहाँ भी धांधली हुई है इन्होंने, क्योंकि फॉर्म 45 चेंज किया। अच्छा, आपका केस जो मुझे समझ आया, आप ये कह रहे हैं कि 168 जो पोलिंग स्टेशन से वहाँ पे जो आरएमएस सिस्टम था, उस सिस्टम में अपलोड कर दिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने, ट्रेनिंग, और ये बगैर नेट के भी। ये आपकी बात मैं सेकंड करूंगा। जिस दिन इलेक्शन था उस दिन के टाइम में इलेक्शन कमीशन गया तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये बताया था
कि बगैर इंटरनेट के भी हमारा इंटरनेट से ताल्लुक नहीं है, बगैर इंटरनेट के हमारा सिस्टम चलता है। तो ये चीज़ तो तय है और उन्होंने आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी वो बताते रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये आपकी आपने बहरहाल एक जेन्युइन चीज़ बताई है कि इसमें ज़रूर कमेंट करूँगा कि वो अगर चीज़ें देख ली जाएँ तो फिर मेरा ख्याल है आपका क्लेम क्या है या आरओ क्या कह रहा है, दोनों के क्लेम साइड पे भी कर दें तो आपको वो पता चल जाएगा कि वहाँ रिजल्ट क्योंकि जो आरओ ने 20 चेंज किए हैं या 30 चेंज किए हैं फॉर्म 45, ठीक है, जहाँ से भी उसके पास आए, उसने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उसको एक फाइल दी, आपने ये 145 फॉर्म दिया, वो निकाल दिया, ओरिजिनल निकाल दिया और फैब्रिकेटेड बना के आरओज ने, ये पूरे पाकिस्तान में प्रैक्टिस है, मेरे हल्के में तो ऐसा हुआ है। अच्छा, तो 20, 25, 30 तकरीबन जितने भी थे फाइल में वो लगाते गए हैं, ओरिजिनल निकालते गए हैं और वहाँ पे मौके पे एक फैब्रिकेटेड बनाया हुआ डालते गए हैं, फिर उसके मुताबिक उन्होंने काउंटिंग की है, तो 147 बनाया है। अब वो ये क्लेम कर रहे हैं कि आरओ कहता है जो मेरे पास आए हैं मैंने वो किया। हमने उससे पूछा आपके पास कहाँ से आए हैं, वो कहता है ये बात छोड़ें आपको भी पता है। वो ये कहता है कि ये बात आपको भी पता है। अच्छा। और उससे पहले भी उसने ये मुझे कहा जब मेरे पेपर मुस्तरद किए थे कि मैं माफ़ज़रत चाहता हूँ, मेरे ऊपर प्रेशर था। मैंने कहा किस चीज़ का प्रेशर था, वो आपको भी पता किस चीज़ का प्रेशर था। मेरे से माफ़ी भी मांगी मेरे लॉयर के ज़रिए कि जब मेरे पेपर मुस्तरद किए थे, वो भी हमने कानून से किए। हमें कानून पसंद शहरी हैं, हमें इंसाफ कानून से चाहिए, हमें पता है मुश्किल इंसाफ मिला, लेकिन हम आखिर तक जाएंगे। अभी आप किस फोरम पे हैं? इलेक्शन मैंने आरओ को भी लिखा, मैंने डीईसी को भी लिखा, मैंने डीआरओ को भी लिखा और अभी हमने ईसीबी में चले गए हुए हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये इत्तला मिली है कि मेरा उधर से कोई डिसीजन आ गया, 2 दिन से पेंडिंग था, रिजर्व फॉर ऑर्डर था। अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन जो मुझे अभी वर्बल पता चला है कि शायद मुझे आरओ के पास दोबारा भेजा गया है कि उसको दोबारा चेक करे, क्योंकि मेरे वोटों का डिफरेंस 5% से कम है। आपका केस ये है कि आपके फॉर्म 45 को दोबारा, मेरे 2 केसेस हैं। नंबर 1 तो ये था कि फॉर्म 45 मेरे इलेक्शन एजेंट के सामने कानून कहता है मुरतब करना था, तरतीब देना था। एक तो मेरे सामने नहीं दिया गया, 2 बजे से पहले करना था, अगले दिन 2 बजे ले गए। एक तो ये वायलेशन ऑफ लॉ है। दूसरी वायलेशन ये थी कि मेरे जो वोट काउंट है वो टोटल पोल का 5% से कम है, तो मेरा रिकाउंट भी बनता है। मेरा 4% डिफरेंस है, तो रिकाउंट भी बनता है। वो अभी ऑर्डर मैंने एग्जैक्ट नहीं देखा, जब अभी बात कर रहा हूँ, अभी जो ही मैं देखता हूँ जाके एग्जैक्ट रिटर्न ऑर्डर है उसके मुताबिक करें। आई विल फाइट लैंड कि हम सिपाही हैं खान के और मैं डेमोक्रेट हूँ, जेन्युइन डेमोक्रेट हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग आश्कार हुए हैं। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि अवाम है, जमहूर है, जिंदा लोगों का जो फैसला है, अगर आप उसको सबूताज करेंगे तो वो फैसला ज़्यादा देर चलेगा नहीं, लोग नहीं मानेंगे। बहुत शुक्रिया यासर गिलानी साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ बताया और यासर गिलानी साहब ने बड़ी अहम बात की। इसको मैं भी अपने तौर पर भी इलेक्शन कमीशन में मज़ीद जो है वो इसको देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वो पॉइंट है जो मेरा ख्याल है क्लेम किसी का भी हो सकता है। अगर यासर गिलानी साहब की ये क्लेम कर रहे हैं, इस क्लेम को भी इन डेप्थ देखा जाना चाहिए और अगर आरओ जो कोई क्लेम कर रहा है उसको भी देखा जाना चाहिए, लेकिन दोनों को साइड पे रख के जो सिस्टम है उस सिस्टम की बुनियाद पर बहुत कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर हो सकती हैं। और मेरा ये ख्याल है कि जो अवाम ने जिसको एक्चुअल जो है वो मैंडेट दिया है उसी को ही असम्बली में जाना चाहिए, और अगर वो नहीं जाते तो इलेक्शन की शफाफियत तो पहले ही सवालात उठे हुए हैं। तो ये जो एक अदम इस्तेकाम का माहौल है नई आने वाली हुकूमत के लिए और ये मुल्क के लिए तो किसी तौर पे भी बेहतर नहीं है। तो नई आने वाली हुकूमत भी इसको आप ये कहें कि वो उस पर काबू पा सकेगी, बहुत मुश्किल होगा। ये चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेंगी जिस तरह बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है सड़कों पे भी आ रही है। बहुत शुक्रिया यासर गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया नाजरीन। आप हमें फीडबैक दीजिएगा और कमेंट्स आप जरूर कीजिएगा। थैंक यू।